प्लेस में एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ के दफ्तर के बाहर सैकड़ों बुजुर्ग जमे हुए हैं। देश के अलग अलग इलाकों से आए ये लोग मांग कर रहे हैं कि उनकी पेंशन बढ़ाई जाए। हमने एक अटल पेंशन योजना लगाई है। भाइयों बहनों, आपने कभी कल्पना की थी? अभी अभी 5 मिनट पहले की बड़ी खबर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर अभी अभी की एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। आप सभी की पेंशन को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब आपको मिनिमम पेंशन 1000 से बढ़कर के 7500 मिलेगी। साथ में आपको मेडिकल भत्ता और हायर पेंशन की भी सुविधा देखने को मिलेगी। देखिए पूरी रिपोर्ट। ईपीएस पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। वित्त मंत्रालय ने आपकी पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया, जिसका फायदा सभी 65 लाख पेंशन धारकों को मिलेगा। मिनिमम पेंशन, हायर पेंशन के साथ मेडिकल भत्ता मिलेगा। यह फैसला शाम 8 बजे सीबीटी की बैठक के बाद हुआ। देखिए वीडियो में पूरी रिपोर्ट। भाइयों बहनों, अगर आप 20 साल की उम्र के हैं, 25 साल की उम्र के हैं, 30 साल की उम्र के हैं और अभी से आप पैसा जमा कराना चालू करोगे, जितना जमा कराओगे उसके अनुपात में 60 साल की उम्र होने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू। ईपीएफओ के सब्सक्राइबर के लिए बड़ी खुशखबरी। ईपीएफओ के द्वारा हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबर आई सामने। ईपीएफओ के इस फैसले ने दी कर्मचारियों को बड़ी राहत, ज्यादा पेंशन की बड़ी डेडलाइन। अब आपको बता दें कि आपकी ज्यादा पेंशन पाने के लिए डेडलाइन पहले रखी थी, जिस डेडलाइन को अब बढ़ा करके आगे 31 दिसंबर 2000 यानी कि 23 कर दिया गया। उससे पहले आपको ज्यादा पेंशन के लिए आवेदन करना होगा। तो क्या है आपकी ज्यादा पेंशन को लेकर आखिर सरकार के द्वारा क्या नया बदलाव जारी किया है, जिसके अनुसार ईपीएफओ की हायर पेंशन में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, साथ ही ईपीएस पेंशन को लेकर क्या बड़ा यानी ऐलान होने वाला है ईपीएफओ के द्वारा, वो भी इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि आखिर आपकी ईपीएस पेंशन के साथ ही हायर पेंशन को लेकर जो पेंशन धारकों की मांगे उनको लेकर बड़ा फैसला बताया जा रहा है कि आज शाम 5 बजे सरकार के द्वारा फाइनली फैसला आपकी पेंशन को लेकर जारी हुआ, जिससे कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले की आपकी पेंशन को लेकर फिर से यानी कि क्या नए फैसले देखने को मिलेंगे, 2014 के बाद पहला क्या बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो आपकी पेंशन को लेकर इस तरह की बड़ी खबर आ रही है, जिसमें कि आपकी पेंशन को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है कि आपकी पेंशन है जो मिनिमम 1000 रुपये की मिलती है, उसे 7500 रुपये के साथ में आपको डीए देने को लेकर जो आपकी मांग थी 4 सूत्रीय पेंशन की मांग, उसको लेकर भी बड़ा फैसला बताया जा रहा है। साथ ही बात करेंगे ओपीएस आपकी बहाल कब होगी और एरियर को लेकर जो बड़ा फैसला बताया जा रहा है कि जो एरियर की राशि आपके खाता में कब जमा होगी। तो इन तमाम मुद्दों के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो आप अगर ईपीएस के पेंशन धारक है तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। साथ ही अभी तक आपने इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके रख दे, ताकि ऐसी ही पेंशन से जुड़ी आपको ताजा जानकारी सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो बात करें, सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के जो ईपीएफओ के सब्सक्राइबर है उनके लिए ईपीएस पेंशन के तहत कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन का ऑप्शन चुनने का मौका दिया गया था, लेकिन अब सरकार ने हाई पेंशन ऑप्शन के ज्वाइंट की फॉर्म वैलिडेशन की डेडलाइन को 3 महीने आगे बढ़ा दी थी और पहले इस सैलरी डिटेल जमा कराने की अंतिम तिथि जो 30 सितंबर 2023 थी, लेकिन सरकार ने कर्मचारियों को देखते हुए उनकी अंतिम यानी कि तिथि को बढ़ा करके अब 31 दिसंबर 2000 यानी कि 23 कर दिया गया है। और यह सुविधा सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 4 नवंबर 2022 के आदेश के अनुपाल में पात्र पेंशन भोगियों के लिए की थी और यह ईपीएफओ की ज्यादा पेंशन की सुविधा 26 फरवरी 2023 को शुरू हुई थी। इस यानी कि केवल 3 मई 2023 तक ही उपलब्ध रहना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा ज्यादा पेंशन है उसके लिए और ज्यादा वेतन पर पेंशन के मकसद से विकल्प के वेरिफिकेशन के लिए आवेदन जमा करने की सुविधा प्रदान की गई थी और इसमें कर्मचारियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आवेदन आपको जमा करना था। इसी सुविधा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को पेंशन भोग के लिए एक नया आदेश जारी किया था ज्यादा पेंशन का। तो वैसे में इसकी जो डेडलाइन थी पहले रखी गई थी जो आपकी 30 सितंबर, जिसे बढ़ा करके अब 31 दिसंबर किया गया और ये सुविधा कर्मचारियों के लिए 26 फरवरी से यानी कि शुरू हुई थी, लेकिन सरकार ने इस ईपीएफओ की ज्यादा पेंशन की सुविधा को 26 जून 2023 तक ऑनलाइन आपकी आवेदन फॉर्म की डेडलाइन बढ़ा दी थी, जिसे परंतु फिर अब बढ़ा करके 31 यानी कि दिसंबर कर दी थी, जो 30 सितंबर थी, जिसे बढ़ा करके अब 31 दिसंबर 2023 कर दी है। अब तक लास्ट डेट से पहले अपना आपको आवेदन ज्यादा पेंशन के लिए कर लेना है और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ज्यादा पेंशन स्कीम की समय सीमा को पहले जो 30 सितंबर 2023 रखी थी, जिसे बढ़ा करके जिसके कारण कर्मचारियों की मांगों के कारण सरकार ने इसकी डेडलाइन आगे बढ़ा दी, जो कि 31 दिसंबर 2023 रखी है। माना जा रहा है कि श्रम मंत्रालय के एक बयान के अनुसार नियोक्ता कर्मचारियों के वेतन और भत्ते से जुड़ी डिटेल को जमा कराने की अंतिम तारीख को बढ़ाने की मांग की थी और जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पेंशन भोगी को देखते हुए इसे आगे बढ़ा दिया था, जिसके बाद इस समय ज्यादा पेंशन का लाभ सभी कर्मचारियों को मिले, इसे नियोक्ता का कहना था कि उनके पास 29 सितंबर 2023 तक का भी समय था, जिस तक यानी कि 5.52 लाख आवेदन जो लंबित पड़े थे और इसी के बाद ईपीएफओ के बोर्ड चेयरमैन ने समय सीमा को और आगे 3
3 महीने बढ़ा दिया था। अब कौन सा जो पेंशनधारक है उनके लिए ये ज़्यादा पेंशन पाने के लिए जो पात्र माना जाएगा, जो ईपीएफओ की हायर पेंशन के लिए कौन-कौन से पेंशनधारक है वो यानी कि पात्र होंगे, वो यानी कि इसका फ़ायदा उठा पाएँगे। वैसे तो प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए सरकार ने साल 1995 में एक कानून लेकर आई थी, जो 1995 में आपकी ईपीएस पेंशन को लेकर, जिसका मकसद है कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को पेंशन देना, क्योंकि ये कानून 1995 में बना था और इसलिए इनका नाम भी ईपीएस 95 पेंशन पड़ा था। इस वक्त कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन में योगदान के लिए अधिकतम पेंशन आपकी 4,500 रुपए थी, जिसे बढ़ा करके यानी कि अब 2014 में आपकी 15,000 रुपए की लिमिट कर दिया था, जिसमें कि 8.33% हिस्सा पेंशन फंड में जाता है। और बता दें कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने बढ़ाई आपकी ज़्यादा पेंशन की डेडलाइन को अब बढ़ा दिया गया है। उससे पहले आपको यानी कि आवेदन भी कर लेना है। देखा जाए तो वैसे कर्मचारियों को ज़्यादा पेंशन स्कीम के पात्र उन्हें ईपीएफ ने जॉइंट फॉर्म आवेदन करने के लिए महीने का समय दिया था, जिसमें कि कर्मचारियों का ज़्यादा जो पेंशनधारक है वो इसमें फ़ायदा नहीं ले पाए। कुछ पेंशनधारक के फॉर्म भरने में असमर्थ थे। बता दें कि जिसको देखते हुए जो ईपीएस 95 पेंशन में को यानी कि बढ़ाने का जो फैसला है, जिसके तहत 1996 में जो ईपीएस 95 पेंशन का पैरा 11(3) में एक प्रावधान को जोड़ा गया था और ईपीएफओ के सदस्य ने अपनी पेंशन कंट्रीब्यूशन की पूरी सैलरी का 8.33% तक का हिस्सा बढ़ाने की इजाज़त थी। ज़्यादा उन्हें पेंशन पाने का उन्हें मौका दिया गया था। तो इस तरह का यानी कि आपकी पेंशन ईपीएस को लेकर अपडेट होने वाला है, जिसमें कि आपकी जो डेडलाइन है ज़्यादा पेंशन की उसे बढ़ा करके अब 31 दिसंबर कर दिया गया। अब महज ही आपके पास यानी कि कुछ दिन का ही समय बचा है। उससे पहले यानी कि 2024 से पहले ये काम कर लेना है आपको हर हाल में, तो आपको ज़्यादा पेंशन पाने के लिए आप भी एलिजिबल होगे, तभी आपको ज़्यादा पेंशन का फ़ायदा मिलेगा। अगली बड़ी अपडेट आ रही है आपकी ओपीएस को लेकर। केंद्र सरकार की ओर से एनपीएस और ओपीएस पर बड़ा अपडेट, क्योंकि अब आपकी नहीं बढ़ेगी पेंशनधारकों की 67 लाख पेंशनधारकों की पेंशन की संख्या को लेकर बड़ा फैसला बताया जा रहा है कि आपको ओपीएस मिलेगी या फिर नहीं। तो देश में पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर कर्मचारियों की मांग है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो ओपीएस की बहाली को लेकर क्या फैसला होने वाला है? चर्चाएं काफी लंबे समय से ओपीएस की बहाली को लेकर चल रही थी और ओपीएस की बहाली को लेकर कर्मचारियों की मांग है, जो कि काफी दिनों से ही चली आ रही है। संघर्ष और आंदोलन को देखते हुए अब सरकार आपकी ओपीएस को लेकर क्या फैसला करने वाली है? देश में पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं और पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी भी आंदोलन भी कर रहे हैं और सरकारी कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर एक नया माहौल बना रखा है ओपीएस की बहाली का। उसको लेकर केंद्र सरकार का क्या बड़ा फैसला होने वाला है, तो ओपीएस की बहाली को लेकर उसके बारे में बात करेंगे। सरकारी कर्मचारियों द्वारा इस मांग को लेकर दिल्ली और अन्य प्रदेशों में रैलियां भी निकाली गई थी और काफी समय से कर्मचारी द्वारा ये आवाज उठाई जा रही है कि ओपीएस की बहाली सरकार करे। और कर्मचारी संगठनों की एक मांग है कि गारंटीकृत पुरानी पेंशन की बहाली हो और एनपीएस है उसे पूरी तरह से खत्म किया जाए। हालांकि इस यानी कि कमेटी द्वारा कहीं भी ओपीएस का जिक्र नहीं किया गया था, जो कि एनपीएस के रिव्यू के लिए जो कमेटी गठन की गई उससे कमेटी के अंदर ओपीएस की बहाली को लेकर कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। गठित की ये कमेटी सिर्फ एनपीएस में सुधारों को लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसके अनुसार सरकार को सौंपेगी और ये मामला है ओपीएस की बहाली का अब संसद तक भी चला गया है। इस माहौल को देखते हुए अब जल्दी सरकार द्वारा भी इस फैसले को लेकर स्पष्ट आदेश भी जारी किया जा सकता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर ऐसा ऐलान सरकार ने जारी नहीं किया है। लोकसभा के सदस्य नवकुमार सरनिया, दीपक बैज और कृपालू बालाजी तुम्हारे ने इसको लेकर कई सारे यानी कि सवाल सरकार से पूछे हैं कि आपकी पेंशन ओपीएस को लेकर। वित्त राज्य यानी कि मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि ओपीएस की बहाली को लेकर सरकार के सामने कोई भी ओपीएस की यानी कि बहाली को लेकर प्रस्ताव नहीं है। सरकार के द्वारा कोई भी आधिकारिक ऐसी ओपीएस की बहाली को लेकर घोषणा नहीं जारी की जाएगी। कोई भी प्रस्ताव ओपीएस की बहाली का नहीं है। साथ ही एनपीएस के तहत पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए में जमा पैसे राज्य सरकारों को नहीं दिया जा सकता है। अभी वर्तमान समय में 67,95,449 पेंशनभोगी केंद्र सरकार के अंतर्गत है, जिनको केंद्र सरकार द्वारा ये लाभ मिलता है। ओपीएस पर लोकसभा में क्या सवाल पूछे गए और ओपीएस की यानी कि बहाली को लेकर क्या सवालों का जवाब दिया गया है, उसके बारे में जानेंगे। तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर लोकसभा सदस्य नवकुमार सरनिया, दीपक बैज और कृपाल बालाजी तुम्हारे ने कई सारे सवाल पूछे, जिसमें कि सवाल इस तरह के होने वाले क्या देश में पेंशनभोगी की संख्या कितनी है और क्या पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर सरकार के द्वारा क्या विचार होने वाला है, क्या सरकार आने वाले समय में ओपीएस की बहाली करेगी और ओपीएस के कार्यान्वयन में विलंबता का क्या कारण है, ओपीएस बहाली को लेकर क्या कारण होने वाले। तो वैसे में ओपीएस की कारण को लेकर आरबीआई ने पहले भी चेतावनी दे दी है। जो ओपीएस राज्य बहाल कर रहे हैं उन ओपीएस की बहाली को लेकर सभी राज्यों के लिए यानी कि आरबीआई ने पहले भी एडवाइजरी जारी कर दी है कि जो ओपीएस बहाल करेंगे राज्य, उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। और कितने राज्य जिन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस को दोबारा से यानी कि शुरू किया है, जो 5 राज्यों के अंदर जो ओपीएस दोबारा शुरू हो चुकी है, ऐसे में राज्य सरकार जिन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस दोबारा से शुरू करने के लिए जो कर्मचारियों से एनपीएस को वापस करने की मांग की और छत्तीसगढ़ के द्वारा जमा की गई राशि और उस पर ब्याज का सहित मांगी गई राशि का क्या ब्यौरा है, उसके लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है। इस तरह के जो सवाल पूछे गए लोकसभा यानी कि उसके अंदर ओपीएस को दोबारा शुरू करने को लेकर सरकार के द्वारा एनपीएस का धन वापस करने का आखिरी पूरा निर्णय लिया गया है। इसको लेकर क्या फैसला होने वाला है, तो कुल मिलाकर के 67,95,449 पेंशनभोगी केंद्र सरकार के अंदर शामिल, उनको देखते हुए ये यानी कि सवाल पूछे गए, जिसमें कि पेंशनधारकों की संख्या की बात करें तो सिविल पेंशनभोगी हैं
रक्षा पेंशनभोगी शामिल है, दूरसंचार पेंशनभोगी है, रेलवे पेंशनभोगी है, डाक विभाग के पेंशनभोगी, इस तरह यानी कि कुल मिलाकर के ये संख्या होती है। यानी कि ओपीएस की बाली पर क्या बोले वित्त मंत्री, यानी कि वित्त राज्य मंत्री जो भागवत कराड़ा ने इसको लेकर भी आदेश जारी किया और वित्त मंत्री ने राज्य मंत्री जो यानी कि पंकज चौधरी ने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर सरकार द्वारा विचाराधीन कोई भी प्रस्ताव नहीं रखा गया और वित्त सचिव की जो अध्यक्षता में ये कमेटी का गठन किया जाएगा, वो कमेटी सिर्फ एनपीएस के सुधारों को लेकर काम करेगी। तो इस कमेटी में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन के मुद्दे को देखने के लिए इसके साथ ही अन्य बातों के साथ मौजूदा रूपरेखा को आलोक में यानी कि एनपीएस अवसंरचना को उसमें समझने के लिए जो परिवर्तन आवश्यक है वही सरकार करेगी और इस सब के लिए कमेटी में चर्चा की जाएगी। जो कमेटी अब सरकार को रिपोर्ट यानी कि तैयार करके देगी, उसके बाद ये बदलाव होने वाले। तो इन 5 राज्यों में जैसे कि बात करें, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, पंजाब, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में ओपीएस की बहाली को लेकर केंद्र सरकार है उनके द्वारा यानी कि जो चेतावनी के बाद भी यानी कि इन राज्यों ने ओपीएस की बहाली की है। जो यानी कि बात करें इनमें से ओपीएस की बहाली में जो राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, पंजाब, झारखंड, इन राज्यों के अंदर जो कर्मचारी उनको यानी कि ओपीएस का फायदा मिल रहा है, तो बाकी राज्यों के लिए अंदर ओपीएस की बहाली को लेकर कोई भी फिलहाल प्रस्ताव नहीं होने वाला है। तो कर्मचारियों की मांग दिन प्रतिदिन यानी कि बढ़ती जा रही है, उसको लेकर क्या फैसला होने वाला है, तो ये आने वाले समय में ही निश्चित हो पाएगा कि क्या सरकार इसको लेकर फैसला करेगी। तो फिलहाल आपकी ओपीएस की प्रस्ताव को लेकर कोई भी घोषणा जारी नहीं की है, न ही आपकी एनपीएस या ईपीएस को लेकर कोई भी आधिकारिक ऐसे सरकार के द्वारा घोषणा जारी नहीं हुई है।